प्रिय विद्यार्थियों, मैं दुर्गेश दर दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं हिंदी क्लास में। कैमरे में बंद अपाहिज का आज हम सभी प्रश्नोत्तर पे चर्चा करेंगे। इस पाठ को हमने पढ़ा और इस पे आधारित प्रश्नों पे आज हम चर्चा करेंगे ताकि हम प्रश्नों का सटीक जवाब दे सकें। आइए हम सभी प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न इस प्रकार है कि कविता में कुछ पंक्तियां जो है कोष्ठकों में रखी गई हैं, आपकी समझ से इसका क्या औचित्य है। यानी कुछ पंक्तियां आप देखे होंगे कि वो कोष्ठकों में रखी हैं, ब्रैकेट में। कोष्ठक का अर्थ होता है ब्रैकेट में है। जैसे आप देखे होंगे ब्रैकेट में, यानी कविता 4 पंक्तियां हैं, फिर ब्रैकेट में कुछ बातें लिखी गई हैं। इसका क्या अभिप्राय है, इसका लिखने का क्या उद्देश्य है, आइए इस उत्तर को हम देखें। कविता में कुछ पंक्तियां कोष्ठकों में रखी गई हैं। ये कोष्ठक कवि के मुख्य भाव को व्यक्त करता है। इनमें लिखी पंक्तियों के माध्यम से अलग अलग लोगों को संबोधित किया गया है। जैसे कैमरा मैन के लिए जो संबोधन है, कैमरा दिखाओ इसे बड़ा बड़ा करके, वो कैमरे की तरफ इशारा है। कैमरे की कीमत है, तमाम ये शब्द जो दिखाया जा रहा है एक कैमरा मैन के लिए है, ब्रैकेट में है। दर्शकों के लिए भी ब्रैकेट में बातें हैं। हम खुद को इशारे से बताएंगे, क्या ऐसे यह प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके अलावा अपंग व्यक्ति को भी इशारा करते हुए ब्रैकेट में जो बातें हैं, अपंग व्यक्ति को भी ध्यान में रख के बातें कही गई हैं। जैसे वो अवसर खो देंगे, बस थोड़ी सी कसर रह गई। ये सब बातें 3 लोगों के लिए आपने देखा, कैमरेमैन के लिए और दर्शकों के लिए और जिस अपंग व्यक्ति को स्टूडियो में लाया गया है, तीनों के लिए अलग अलग ब्रैकेट में संबोधन किया गया है। इस प्रकार के कोष्ठक कविता के उद्देश्यों को अभिव्यक्ति प्रदान करने में सहायक होते हैं। इससे जो होता है दर्शक और श्रोता के मध्य में संपर्क स्थापित करने का कार्य होता है, ताकि कार्यक्रम रोचक हो। ये नहीं कि अब उस कैमरा दिखा नहीं पाया, दर्शक अंगों को देख ही नहीं पाए क्योंकि किस प्रकार का विकलांग है। तो इसका एक सीधा सा उद्देश्य है कि दर्शक और श्रोताओं के मध्य संपर्क को बेहतर बनाया जाए और इनके द्वारा ही निर्देशों का आदान प्रदान भी होता है। ये जो निर्देश दिए जाते हैं इनका भी आदान प्रदान होता है। पहला प्रश्न है, आशा है कि आप सबको स्पष्ट हो गया होगा। आइए हम सभी दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न इस प्रकार है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुखौटे में छिपा क्रूरता की कविता है, विचार कीजिए। मुखौटा आप देखे होंगे, यानी बच्चा मुखौटा खेल में मेले में मिल लेता है, बंदर का मुखौटा होता है, ऐसा उसका चेहरा बंदर जैसा लगता है लेकिन हो तो नहीं जाता है वो बंदर। तो मुखौटा मतलब अंदर कुछ और बाहर कुछ और होता है। ऊपर तो अच्छा दिखाने की कोशिश है लेकिन उसके अंदर क्रूरता भी छुपी हुई है। तो कहता आप विचार करके बताएंगे। तो निश्चित तौर पे देखें इसका आंसर कि दूरदर्शन पे एक अपाहिज का साक्षात्कार व्यवसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए दिखाया जाता है, क्योंकि लोगों की संवेदनाओं से खेलना है, लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है। दूरदर्शन पे एक अपाहिज व्यक्ति को प्रदर्शन की वस्तु मानकर उसके मन की पीड़ा को कुरेदा जाता है और उसे खुलेआम बुलाया जाता है। साक्षात्कार को उसके निजी सुख दुख से कोई लेना देना नहीं होता है। साक्षात्कार बता दें, इंटरव्यू को साक्षात्कार कहते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं है कि उसे कोई मदद करना है या लोग मदद के लिए आगे आ जाएं, इसकी अपील नहीं करता है। बशर्ते उसके उद्देश्य को, अपने इंडिविजुअल व्यक्तिगत उद्देश्य को पूरा करने के लिए दूरदर्शन उसका सहारा लेता है। कभी यहाँ पर कभी के कहने का तात्पर्य है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम केवल संवेदनशीलता का दिखावा ही नहीं करते, बल्कि बिना किसी लोक मर्यादा के उसका फायदा भी उठाने से नहीं चूकते हैं। अर्थात कथनी और करनी में पूर्णतः अंतर होता है। वास्तव में ये तो बात सच है। कथनी अगर हम कहते हैं तो बड़ी बड़ी बातें हम कह सकते हैं, लेकिन उसको अमल में कितना लाते हैं, व्यवहार में कितना लाते हैं, ये तय करता है। तो दूरदर्शन भी बड़े बड़े दावा करता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से वह कितना खरा उतरता है, ये तो दोनों में अंतर स्पष्ट दिखाई देता है कि दोनों में कितना ही अंतर है। आगे हम देख रहे हैं, तीसरे प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। हम समर्थ, शक्तिवान
और हम एक दुर्बल को लाएंगे, वक्त के माध्यम से कवि ने क्या व्यक्त किया है। जैसे हमने इसे आपको चैप्टर के अध्याय के पूर्व में ही बताया था कि मीडिया जो है हमारे देश का वह एक स्वतंत्र रूप में है। कई ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, वहाँ पे मीडिया पूरी तरह से वहाँ की सरकार या वहाँ के जो प्रशासन तंत्र हैं उसके पूरी तरह काबू में रहता है, वही खबरें दिखाई जाती हैं जिसको सरकार कहती है। लेकिन हमारे देश में ये एक आधार स्तंभ है, मीडिया भी हमारे लोकतंत्र के एक आधार स्तंभ है। आपके अधिकारों की भी रक्षा के लिए बात होती है, कहीं भी आपके अधिकारों का हनन होता है तो उसे मीडिया की सुर्खियों में लाया जाता है। सरकारें चिंतित हो जाती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि फिर ये लोकतंत्र है, जनता हमें चुनाव करती है तो जनता बाहर भी कर देती है। इसलिए कहीं न कहीं जो मीडिया सरकार के खिलाफ भी कह सकती है, इसलिए इसके अंदर समर्थवान है। जब शक्ति और समर्थ आ जाता है तो साथ में एक उसका दोष भी होता है कि हम निरंकुश भी हो, हमारे पर कोई अंकुश कोई कंट्रोल नहीं रहता है, निरंकुश हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये कवि की भावना बिल्कुल सटीक सी लगती है कि मीडिया को समर्थ और शक्तिमान और जो बताया है वो कहीं न कहीं प्रासंगिक है। आइए उत्तर को हम देखें कि हम समर्थ शक्तिवान के माध्यम से कवि ने मीडिया कर्मियों पर व्यंग्य किया है जो स्वयं को सक्षम एवं शक्तिशाली मानकर अपाहिज व्यक्ति को दुर्बल समझने का अहंकार पाले हुए हैं। वो कहीं न कहीं जो है उनके अंदर अहंकार है, वे समझते हैं कि किसी का भाग्य और परिस्थितियां बदल सकते हैं, यानी किसी को जो फर्श से अर्श पे पहुंचा दें और फर्श से अर्श पे मीडिया बार बार रिपोर्टिंग करके बहुत सारे जो कम चर्चित थे उन्हें प्रकाशित करते हैं, तो इसलिए उनके अंदर एक अहंग की भावना भी आती है। इसलिए कहते हैं हम दुर्बल को लाएंगे, ये शब्द उपयोग में आता है कवि के द्वारा कि मीडिया की भावना है कि हम एक दुर्बल को लाएंगे के माध्यम से लाचारी असमर्थता का भाव प्रदर्शित होता है। साक्षात्कार में किसी भी बेबस और लाचार व्यक्ति को लाकर उसे तरह तरह के सवाल पूछकर उसका तमाशा बना सकता है, उसकी मनोरंजन का साधन बना सकता है। देखिए, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उसे प्रश्नकर्ता का कौन कौन सा जो है उद्देश्य पूरा हो जाएगा। चौथा प्रश्न है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगे तो प्रश्नकर्ता का कौन सा, उसकी कोशिश रहती है, पहले वो कोशिश करता है, प्रश्न को रखता है, पूछता है, उसकी फूली आंखों को दिखाता है, सूजी आंखों को दिखाता है ताकि दर्शक भी रोएं। और दोनों एक साथ रो लेते हैं तो प्रश्नकर्ता का कौन सा उद्देश्य पूरा हो जाता है। इसका आंसर इस प्रकार है, यदि शारीरिक रूप से चुनौती का सामना कर रहे व्यक्ति और दर्शक दोनों एक साथ रोने लगेंगे तो उससे प्रश्नकर्ता का लोगों का ध्यान कार्यक्रम की ओर आकर्षित कर पाएगा, उनका कार्यक्रम देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रेरित होंगे। प्रसारण समय में रोचक सामग्री परोस पाना मीडिया कर्मियों का एकमात्र उद्देश्य होता है, इससे धन और यश दोनों की प्राप्ति होती है। यानी मीडिया की टीआरपी बढ़ती है तो उनके पास उनके चैनल की ख्याति तो बढ़ती है, साथ में धन भी प्राप्त होता है। चलिए अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। पर्दे पे वक्त की कीमत है कहकर कवि ने पूरे साक्षात के प्रति अपनी क्या नजरिया व्यक्त किया। देखिए इसका, क्योंकि हर कार्यक्रम एक तय सीमा में होता है, कार्यक्रम सभी को दिखाने होते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम दिखाएं तो रोचक होता है। और दूसरी बात विज्ञापन को भी हर कार्यक्रम में दिखाना होता है, 2-2 मिनट के विज्ञापन लाखों या करोड़ों में होते हैं, इसलिए पर्दे पे वक्त की कीमत है। तो आइए देखिए, प्रसारण के समय रोचक सामग्री परोसना ही मीडिया कर्मी का एकमात्र उद्देश्य है। प्रसारण के समय कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए उचित अनुचित हथकंडे अपनाए जाते हैं। उन्हें किसी की पीड़ा को कम नहीं बल्कि बढ़ा चढ़ाकर कुरेद कर दिखाने की आदत होती है। मीडिया कर्मी को सिर्फ व्यावसायिक उद्देश्यों को पूरा करने से सरोकार होता है, वे निर्माण की पूरी कीमत वसूल करना चाहते हैं। किसी की पीड़ा को व्यावसायिक रूप देकर वो सामाजिक जिम्मेदारी, जैसे आपने कविता के अंत में देखा था कि आप देख रहे हैं सामाजिक उद्देश्यों से युक्त कार्यक्रम, तो कहीं न कहीं वो एक सामाजिक जिम्मेदारी
का वहन तो करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वह मात्र दिखावा होता है, मात्र छलावा होता है। तमाम ऐसी खबरें आप देखते होंगे जो भावनात्मक रूप से लोगों को जोड़े जाने का प्रयास होता है, लेकिन वास्तविकता कुछ उनकी अलग होती है। तो 5 प्रश्न हैं, इसके अलावा 2 रचना अभिव्यक्ति के हैं जो हमें बोर्ड परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न नहीं आते हैं। तो जो मुख्य प्रश्न है इसका हमने सभी विवेचना किया, यहाँ पे समझने का प्रयास किया। आप इस जो है अगर कोई इसमें भी आपको कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो निश्चित तौर पे आप जो है कमेंट करके आप बता सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। चलिए, आप सबका धन्यवाद। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप सबसे मुलाकात होती है। हिंदी उत्कर्ष चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का अपडेट मिलता रहे और आप अपने ज्ञान का अर्जन करते रहें।